पिछली वीडियो में आपने देखा निराला की कविता संध्या सुंदरी की व्याख्या को। आज हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक अन्य कविता बादल राग 6 की व्याख्या को। तो बिना एक भी मिनट की देरी के आपको सीधे ही वीडियो के लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। शुरू करते हैं निराला की कविता बादल राग 6। पहले हम कविता को देखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या को। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन, भीरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अस्निपात से शायति उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्धोत्कोष है क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। ये थी निराला की कविता बादल राग 6। अब हम बादल राग 6 की व्याख्या को देखते हैं। तो बादल राग 6 जो कविता है निराला के कविता संग्रह परिमल से ली गई है, और मेरी जानकारी के अनुसार परिमल में संकलित जितनी कविताएं हैं उनमें संभवतः सबसे श्रेष्ठ कविता बादल राग 6 ही है। यूँ तो उन्होंने उस पूरे संग्रह में बादल राग के नाम से लगभग 6 कविताएं लिखी हैं, पर बादल राग 6 जो कविता है ये मुझे अधिक ही प्रिय है। कवि कहते हैं कि आकांक्षाओं से भरी समीर सागर पर संचरण करती हुई यह किसकी रणतरी बढ़ी आ रही है। इसके भेरी गर्जन से लुप्त भावनाओं के अंकुर पनपने लगे हैं। यह धन गर्जन धरती के हृदय में आशाओं के रूप में छिपे अंकुरों को सिर ऊंचा करके प्रस्फुटित होने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यह रणतरी वास्तव में विप्लवी बादलों की है जो अभियान पथ पर अग्रसर हो चुकी हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जीवन में कसमसाहट दिखाई देती है। लोग सिर ऊंचा करके जीने के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जिस कारण हवा में एक नवीन परिवर्तन की गंध भर गई है। यह गर्जना पुनः पुनः सुनाई पड़ रही है। साथ ही मूसलाधार वर्षा भी है जो जनसाधारण को जागृति के संदेश से भिगो जाती है। इस घोर गर्जन से संसार भयभीत नहीं होता, बल्कि हृदय थामकर इस विप्लव में साधारण से साधारण जन भी शामिल होने को प्रेरित होते हैं। इस विप्लव से वास्तव में यदि कोई भयभीत होता है तो वह है संचयी और अतृप्त परिग्रही महाजन, क्योंकि ऐसे विप्लव काल में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं अपने अस्तित्व को लेकर अधिक चिंतित होते हैं, जबकि नवांकुरित छोटे छोटे पौधे इसका आनंद उठाते हैं। यह अट्टालिकाएं
सीधे सीधे पूंजीपतियों का, महाजनों का और शोषकों का प्रतीक है, जबकि नवांकुरित पौधे जो हैं वो जनसाधारण का प्रतीक हैं। यह अट्टालिकाएं वास्तव में जनसाधारण के लिए आतंक भवन हैं और इन आतंक भवनों के मालिक ही इस विप्लव से भयभीत हैं। यही क्रांति के इन स्वरों से घबरा रहे हैं, क्योंकि उस विप्लव के परिणाम स्वरूप जिन्हें वह आज तक क्षुद्र समझते आए हैं, उन्हीं का हित होगा। शिशु की प्रकृति होती है कि वह कष्ट में भी खेल में लगा रहता है और सब कुछ भूल जाता है। इसलिए निर्धन एवं शोषित जन विकट स्थितियों में भी जीवन जीने की कला जानते हैं, परंतु अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है और अब शीघ्र ही क्रांति होगी। यही समय का सत्य है। इससे आंखें मूंद कर बचा नहीं जा सकता। सदियों से पशुओं की तरह जीवन बिताने को बाध्य जनता अब अपने अधिकारों के लिए विप्लव रूप में उपस्थित है, यानी क्रांति रूप में उपस्थित है। अपने जीर्ण शीर्ण बाहों के साथ कृषक क्रांतिकारी आज इन बादलों का आवाहन कर रहे हैं, ताकि वह क्रांति करके अपने लिए मुक्ति के द्वार खोल सके। निरंतर शोषित होने के कारण यह कृषक अब केवल हाड़ मांस का शरीर ही बचा है। उसे जीवनधार के रूप में ऐसे विप्लवी बादलों की अपेक्षा है जो उनके भीतर नव जीवन का संचार कर सके। प्रकृतिवादी स्वर से युक्त यह रचना सर्वहारा वर्ग की पीड़ाओं को स्वर देती है। और यूं भी आज के समय में भी बहुत सारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो इस कविता को हम कह सकते हैं कि यह कविता आज के दौर में भी पूर्णतः प्रासंगिक है, पूर्णतः आज के दौर की कविता है। यानी निराला ने अपने समय में जो कविता लिखी, वह कविता केवल उसी समय की नहीं है, वह कविता आज की भी कविता है। अब इस कविता की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि इसमें कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है। किसान की जो हालात हैं उसका ऐसा सजीव चित्रण कि आंखें भर आती हैं। दूसरा है विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। कृषक हो या शोषित वर्ग हो, सभी विद्रोह की भावना से भर चुके हैं। अब शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा पूरी की पूरी कविता मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है, क्योंकि बादलों के माध्यम से क्रांति का जो स्वर निराला यहाँ फूंकना चाहते हैं, वह मानवोचित गुण है, वह बादलों में नहीं पाया जा सकता। इसलिए इस पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार है। साथ ही साथ इस कविता में निराला ने तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुक्त छंद की यह कविता है, जैसा कि आपने सुना ही अभी। संबोधन शैली का प्रयोग करते हुए यहाँ पर कई बार निराला ने बादलों का आवाहन किया है। पूरी की पूरी कविता चित्रात्मक शैली में लिखी गई है, क्योंकि पढ़ते के साथ ही बादलों का, किसानों का, शोषितों का एक चित्र सा आंखों के सामने उकेर कर आ जाता है। और क्योंकि बादलों का क्रांति के लिए आवाहन किया जा रहा है, इसलिए पूरी कविता में वीर रस तो प्रधानता है ही। तो यह थी निराला की कविता बादल राग छा की व्याख्या और उसकी विशेषताएं। फिर मिलते हैं निराला की अगली कविता के साथ, जिसका शीर्षक है तोड़ती पत्थर। निराला की हस्ताक्षर कविताओं में से एक वह तोड़ती पत्थर। हम अगली कड़ी में इसकी व्याख्या देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।